नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आवाज। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर मुकेश शुक्ला। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने डॉक्टरी पेशे में आने का ही क्यों निर्णय लिया। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल जन आवाज पे। पहले अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा परिचय आपने करा ही दिया कि मैं डॉक्टर मुकेश शुक्ला और मैं न्यूरो सर्जन हूँ। मैं और मेरा जो सेंटर है वो आरजी न्यूरो स्पाइन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से राप्ती नगर फेज 2 मेडिकल रोड गोरखपुर में स्थित है। और यहाँ पे हम लोग न्यूरो से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन बेहतर तरीके से उच्चतम क्वालिटी के ट्रीटमेंट द्वारा करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है वो कई चीजों का त्याग करता है, तब वो एक डॉक्टर बनता है। तो आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं जी। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मैं रहने वाला हरदोई डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हरदोई डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन था, बालामऊ, वहाँ के आसपास गांव का रहने वाला हूँ। और जब मैं शुरुआत में हमारी स्कूलिंग तो प्राइमरी स्कूल में ही हुई, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हमारे गांव में था, तो वहाँ मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई। उसके बाद फिर हम लोग सीतापुर आए और सीतापुर में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मेरा हाई स्कूल का एग्जाम हुआ, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा गवर्न होता था। उसके बाद फिर पापा हरदोई रहने के लिए आ गए, तो हरदोई मेरा होम टाउन था, तो हरदोई में आरआर इंटर कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, वहां से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा क्लियर करी। और उसके बाद फिर, चूंकि बहुत ज्यादा छोटे शहरों में बहुत गाइडेंस नहीं था, घर में भी कोई पहले डॉक्टर नहीं था, तो इसलिए गाइड करने वाला कोई प्रॉपर गार्जियन नहीं था। इसके लिए फिर हुआ कि अब ग्रेजुएशन कर लो। इंटर करने के बाद प्रिपरेशन का, जैसे कोचिंग का प्रिपरेशन का कोई पैशन या माहौल नहीं था हमारे घर में या हमारे शहर में। तो इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन बीएससी में हमने एडमिशन ले लिया और बीएससी फर्स्ट डिवीजन से पूरा उत्तीर्ण किया। और बीएससी करने के दौरान ही मैंने मेडिकल की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो बीएससी करते करते मेरा मेडिकल में सीपीएमटी का टेस्ट उस टाइम होता था, 2001 में मेरा सिलेक्शन। तो सर, बचपन की कुछ ऐसी चीजें जो, जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जिसमें आपकी रुचि थी, कौन सी थी? मेरा सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट मैथ हुआ करता था और सेकंड स्ट्रांग सब्जेक्ट मेरा फिजिक्स होता था। तो मैं हमेशा से फिजिक्स और मैथ में टॉपर रहता था। हाई स्कूल में भी मेरे सबसे ज्यादा मार्क जो थे वो मैथ में ही थे। सर, जब मैथ इतना स्ट्रॉन्ग, फिजिक्स इतना स्ट्रॉन्ग, तो अचानक से मैथ के बाद फिर बायो, किसने ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि आपको बायो से पढ़ के आगे डॉक्टर बनना? बिल्कुल। उस टाइम हाई स्कूल में इंटरमीडिएट में आपको एक ही चॉइस लेनी होती थी, या तो आप मैथ रख सकते थे या बायो रख सकते थे साइंस में। तो आपको या तो एम करना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, या एम करना था कि मुझे इंजीनियर बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मेरा मन तो मैथ लेके आगे सिविल सर्विसेज और या इंजीनियरिंग में जाने का था। पर पिताजी का मेरे बहुत ज्यादा मन था कि तुम डॉक्टर बनो। तो मेरे मन होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, बायो लो तुम इंटर में, और बायो लेके तुम डॉक्टर बनो। although मैंने बायो में एडमिशन भी ले लिया, तब भी 6 7 8 दिन मेरा मन नहीं करता था स्कूल जाने का, क्योंकि मेरे सारे जो दोस्त थे वो मैथ से थे। वो सब मैथ वाले सेक्शन में बैठते थे, मैं बायो वाले सेक्शन में बैठता था। तो उसमें मेरा बहुत ज्यादा मन होता था कि मैं चेंज कर लूं, चेंज कर लूं, चेंज कर लूं। फिर हुआ नहीं, पापा ने कहा नहीं ठीक है, इसी में रहो और मेडिकल की तैयारी करो। अच्छा तो सर, मैं सर एक चीज और, जैसे आ, किसी भी चीज में आदमी एडमिशन लेता है, आप कह रहे हैं ऐसा कोई बैकग्राउंड मेडिकल सेगमेंट से था नहीं, बिल्कुल। आपने इजीली, चलिए डॉक्टर आप बन गए, लेकिन आपको न्यूरो सर्जन ही बनना है, ये कब आपने डिसाइड किया? हाँ, ये जब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में 2001 में, तो एमबीबीएस की पढ़ाई की हम लोगों ने उस समय। अब एमबीबीएस में दाखिला लेने के बाद पता चला कि नहीं, स्पेशलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है और बहुत कठिन होता है। तो फिर उसके दौरान हमने एमएस, उस टाइम हमने डिसाइड किया कि हमको सर्जन बनना है। तो हमने एमएस के लिए एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया और एमबीबीएस के दौरान ही मैंने पीजी निकाल ली। तो मैंने सर्जरी ज्वाइन करी, जो कि मैंने मेरठ से एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से ज्वाइन किया। तो वहां पे एक न्यूरो सर्जन थे, बहुत फेमस थे, डॉक्टर राजीव भारती, डॉक्टर प्रदीप भारती।
तो मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि उनका तरीका, उनका मरीजों को सेवा करने का तरीका, ऑपरेशन और उनका जो बिहेवियर, उस सबने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। तो एमएस करते-करते मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे भी न्यूरो सर्जन बनना है। तो एमएस जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर मैंने एमसीएच के लिए तैयारी शुरू की और न्यूरो सर्जन बना। सर न्यूरो जैसे कोई भी सेक्टर छोटा नहीं होता, ब्रॉड होता है। जी, तो न्यूरो में भी कई ऐसे सेगमेंट होंगे, जी। तो आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। एमसीएच मैंने एसजीपीजीआई लखनऊ से पास किया। 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब डिग्री हासिल करी, तो उसके बाद फिर मैंने न्यूरो ऑन्कोलॉजी में मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की वहाँ से। तो मेरा स्पेशलाइजेशन न्यूरो ऑन्कोलॉजी है, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित या नसों से संबंधित जो ट्यूमर्स होते हैं, उनमें मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो सर पढ़ाई के बाद आपने किन किन जगहों पे कार्य किया, और फिर गोरखपुर से हरदोई से गोरखपुर का सफर कैसे किया है आपने? ये सफर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसा कहते हैं ना कि किस्मत ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिख रखा है। हमें नहीं पता कि हम किस मोड़ पे कहाँ जाके रुकेंगे। तो गोरखपुर मेरे लिए बिल्कुल वही है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं गोरखपुर जाऊंगा। जाऊंगा भी तो वहां रह जाऊंगा और वहां बस जाऊंगा और यहाँ के लोगों की सेवा करूंगा और इतना प्यार मिलेगा गोरखपुर से, कभी मैंने सोचा नहीं था। क्योंकि हमारा कोई बहुत ही प्रिय मित्र गोरखपुर का नहीं था, हमारा कोई रिश्तेदार गोरखपुर में नहीं था, तो गोरखपुर कभी आना ही नहीं हुआ। तो जब मैंने एमसीएच पास कर लिया, न्यूरो और पीडीएफ कर रहा था, तो मेरी वाइफ को यहाँ बीआरडी में एडमिशन मिला। तो हमारा एक छोटा बच्चा था और वाइफ को बीआरडी मिला, मैं लखनऊ रहता था। तो उस बीच में बहुत दिक्कत थी। तो मैंने फिर पीजीआई से अपना रिजाइन देके और मैं गोरखपुर आ गया कि चलो ठीक है, जब तक वाइफ यहाँ है गोरखपुर में, तब तक के लिए हम गोरखपुर में आ जाते हैं और रहते हैं। पर गोरखपुर में आया तो लोगों का इतना प्यार मिला यहाँ पे, और गोरखपुर जैसा शहर जो सभी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो गोरखपुर ने मुझे अपने अंदर समाहित कर लिया। गोरखपुर में इतना प्यार मिला, इतना अच्छा काम मिला, लोगों की सेवा करने का मौका मिला। मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को बहुत जरूरत भी है, कि बिहार से बहुत ज्यादा मरीज आते हैं, नेपाल से भी बहुत ज्यादा मरीज आते हैं, और पूर्वांचल अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ पे मरीजों की सेवा करना अच्छा लगा, लोग आते गए, हम यहाँ जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, और अब हमेशा हमेशा के लिए गोरखपुर के हो अच्छा सर, हमारे सूत्रों से ये भी पता चला है कि आप अपने पेशे के साथ साथ समाज सेवा में भी बहुत तत्पर रहते हैं। गए। जी, सर तो समाज सेवा के लिए जी, कहाँ से इंस्पायरेशन मिली कि हाँ अपने काम के साथ साथ हमको समाज सेवा भी करनी है और समाज के लिए भी कुछ करना है, जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे आदमी सीखता है जी, तभी कुछ करता है। बिल्कुल। देखिए, पहली तो मैंने अपने बैकग्राउंड से सीखा, अपने माँ-बाप से सीखा, अपने गाँव से सीखा। दूसरा, मैंने अब ये जो अपना इंट्रोडक्शन दिया ना कि मैं बहुत छोटे से गाँव में रहता था। आज भी मेरे गाँव में ना रेलवे लाइन है, ना बस का कोई रोड है। तो मैं जब वहाँ से निकला और यहाँ तक आया, तो ये सफ़र मेरा बहुत बड़ा सफ़र है। मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ के सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ के यहाँ तक आया हूँ। तो जो मैंने लाइफ के सारे फेजेस देखे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद मुझे फील हुआ कि जब किस्मत ने मुझे इतना दिया है, तो मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो समाज के लिए समाज सेवा सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और जितना जिससे पॉसिबल हो सकता है सब लोग करते हैं। लेकिन फिर मैंने देखा कि समाज सेवा में भी दिव्यांगों की सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सकलांग है वो तो सक्षम है अपने काम को करने के लिए, अपने वर्क के लिए, लेकिन जो दिव्यांग हैं कई बार उनको जानकारी नहीं होती है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, तो दिव्यांगों की सेवा करना बहुत जरूरी है। तो फिर मैंने दिव्यांगों के लिए अपनी विशेष रुचि रखी, और अब मैं एक संगठन है सक्षम समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, ये राष्ट्रव्यापी संगठन है, इसके द्वारा जुड़ के मैं दिव्यांगों की सेवा करता हूँ, और ये संगठन दिन रात हमेशा पूरे विश्व में, सर पूरे आपने भारत में न्यूरो दिव्यांगों की सर्जरी के सेवा के क्षेत्र में लिए किन समर्पित किन है। जगहों पे काम किया और किस तरीके के पेशेंटों को देखा आपने अपने? जी, मैंने अपना एमसीएच की पढ़ाई संजय गांधी पीजीआई लखनऊ से करी है। तो पीजीआई लखनऊ अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे पूरे देश से लगभग तरह तरह के पेशेंट आते हैं, और लगभग हर न्यूरो से संबंधित हर बीमारी का वहाँ पे ऑपरेशन होता है, और हर तरह के मरीज वहाँ पे आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही हम लोगों की निमहैंस बेंगलोर में भी ट्रेनिंग हुई है, ट्रॉमा के क्षेत्र में। और ट्रेनिंग के दौरान ही हमारी ट्रेनिंग जीबी पंत हॉस्पिटल लखनऊ दिल्ली में भी हुई है, जहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर डिजीजेज और अदर डिजीजेज के बारे में अच्छी तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई है।
उसके अलावा मैंने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में लगभग 2 साल न्यूरोसर्जरी विभाग में काम किया और उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन ज्वाइन किया और वहाँ लगभग 3 साल मैंने अपनी सेवाएं दी, वहाँ मरीजों का इलाज ऑपरेशन किया और उसके बाद फिर मैंने अपने सेंटर की इस्टेब्लिश किया जो कि आरजी न्यूरो स्पाइन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से गोरखपुर मेडिकल। सर, आपके अस्पताल में किन मरीजों का इलाज होता है और किस टेक्निक के माध्यम से आप उनका इलाज करते हैं? हमारे सेंटर पे न्यूरो में ब्रेन और स्पाइन से संबंधित लगभग हर बीमारी का आधुनिकतम विधि द्वारा ऑपरेशन और इलाज होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ब्रेन में सर्जरी के लिए तो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, बच्चों के दिमाग में जो पानी भर जाता है हाइड्रोसिफिलस उसकी सर्जरी, और ब्रेन में जैसे चोट लग जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, हैमरेज हो जाता है, उसकी सर्जरी आधुनिक विधि द्वारा होती है। माइक्रोस्कोपिक ये ऑपरेशन होते हैं। और स्पाइन की सर्जरी में माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जिसमें कि हम लोग बहुत ही स्मॉल पार्ट ऑफ हड्डी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए थोड़ी सी जगह बना के स्पाइन का ऑपरेशन करते हैं और हम लोग इतने स्पाइन के मरीजों में उनको नेक्स्ट डे से ही एम्बुलेट कर देते हैं और उससे नेक्स्ट डे हम लोग घर भेज देते हैं इस तरह से। और फिर पेरिफेरल नर्व्स की बीमारियां, हेडेक से संबंधित या ट्रॉमा जिसमें कि सिर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, ब्रेन में चोट लगने पे उनका ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है कभी-कभी या स्पाइन में चोट लग जाती है, उनका ऑपरेशन, फिक्सेशन, ये सब आधुनिक विधि द्वारा यहाँ पे होता है। सर, आपके पूरे डॉक्टरी काल में कोई ऐसा केस जिसने आपको पूरी तरीके से झकझोर दिया हो? बहुत सारे केसेस आए, जैसा मैंने कहा कि मैंने जीटीबी में काम किया, बीआरडी में काम किया और अब यहाँ काम कर रहा हूँ। लगभग मैं पिछले 10 से 12 साल से ज़्यादा मैं न्यूरोसर्जरी विभाग में काम कर रहा हूँ, न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे पेशेंट्स आए जिन्होंने आए बीआरडी में, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनके साथ कोई नहीं होता था, ट्रॉमा हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनको पहचान वाला कोई भी नहीं है उनके साथ, वो आए और फिर उनको तुरंत सीटी स्कैन में पता चला कि बहुत बड़ा हेमरेज है, उनको ऑपरेशन करना ही करना पड़ता। कई बार ऐसा हुआ जब मरीज के साथ कोई नहीं होता था तो हम लोग डॉक्टरों की टीम अपने विभागाध्यक्ष से मिलके और फिर सीएमएस और प्रिंसिपल से परमिशन लेके उसको कई बार ऑपरेट करना होता था कि उसके साथ कोई भी नहीं है और उसको ऑपरेट करना है। ऐसा एक बहुत अच्छा वाकया हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुआ जब हमारा एक एमबीबीएस का छात्र कहीं जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया और रास्ते में वो एक अज्ञात की तरह पड़ा हुआ था। उसको कुछ लोग हॉस्पिटल लाए, तब हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद पता चला वो तो हमारा ही स्टूडेंट है जो यहाँ पे एमबीबीएस कर रहा है। तो उसको जब हम लोगों ने देखा तो वो बिल्कुल अचेत अवस्था में था और उसकी प्यूपिल फिक्स्ड हो गई थी, मतलब वो लास्ट स्टेज में था। उसको हम लोगों ने तुरंत इमरजेंसी में उसी दिन उसी रात ऑपरेशन किया और वो धीरे धीरे रिकवर हुआ। अब वो लड़का जब मेरे से मिलने आता है डॉक्टर बनने के बाद तो बहुत अच्छा फील होता है, एक प्राउड होता है कि हाँ उस दिन जब हम जगे रात में हमने काम किया, एक उसको बचा, इसकी जान बचाई। इस तरह के बहुत सारे वाकये हैं जिससे हम लोग कनेक्ट होते हैं अपने मरीजों से, उनको चलता हुआ देख के। जो मरीज बेहोश पड़ा रहता था आईसीयू में, वो आज बाइक चला के जब मिलने आता है ना तो वो खुशी बहुत अच्छी होती है, वो फीलिंग बहुत अच्छी है कि उसको जब चलते हुए हम देखते हैं, मेरे अच्छा, चैम्बर में आता है। चलते चलते समाज और युवाओं को जी। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम माध्यम लक्ष्य को पाना और किसी भी लक्ष्य को पाना बहुत आसान है। आप बस डाइवर्ट मत होइए, दाएं-बाएं मत देखिए, सीधे लक्ष्य पे अपने रहिए। और समाज से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, आपको अपने वज़न पे अपनी एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करनी है और नशे से दूर रहना है और विकसित भारत की तरफ हमें कदम बढ़ाना है। शुक्ला, जिन्होंने बताया कि हमारे यूथ को एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य पे फोकस करना है और साथ में नशे से दूर रहना है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।